हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। जल्दी से सेबी की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका पहला चैप्टर फर्स्ट है अपना डिपॉजिटरी एक्ट। कुछ नहीं करना अपन को कहीं ध्यान नहीं लगाना। हम तो ये मान रहे हैं आपने कभी सेबी नहीं पढ़ी, आप जानते ही नहीं डिपॉजिटरी क्या है। तो टेक्निकली तो यही होता है, सेबी आप पढ़ भी लेते हो पूरी, तो भी एंड में आपको टर्म्स के लॉजिक नहीं पता होते। तो 2 मिनट में मैं आपको पहले एक बार चैप्टर का बेस बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। सामने देखें यार, एक चीज बताओ, आप मान लो जीरो है, अपन ने कभी नहीं सुना सेबी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कुछ नहीं जानते अपन। इतना तो सुना होगा ना, कंपनी शेयर इशू करती है, हाँ। सिक्योरिटी इशू करती है, हाँ। तो पुराने जमाने में जब कंपनी शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इशू करती थी, तो उसको एक डॉक्यूमेंट देना होता था, जिसको हमने नाम दे दिया शेयर सर्टिफिकेट। मान लेते हैं किसी भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे, तो उसको साथ में क्या देना पड़ेगा? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या है? एक एविडेंस है। किस चीज की एविडेंस है? आपकी ओनरशिप की, और जो पेमेंट आपने करा है ना शेयर लेने का, उसकी। और मान लेते थे अगर हमने सर्टिफिकेट दिया है तो नो वन कैन चैलेंज योर ओनरशिप, क्योंकि सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतना पेमेंट आपने दिया हुआ है। जब इतना बेहतर तरीका था तो उसमें नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? ये कौन से फॉर्म में इशू होते थे? अब फिजिकल फॉर्म में इशू करने में नुकसान क्या है? यार आज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास 100 शेयर है, तो उनके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है। अब शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आपने किसी और को ट्रांसफर करे, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? मिस्टर ए का सर्टिफिकेट कैंसिल और वापस से नया इशू करना पड़ेगा। किसके नाम पे? बी के नाम पे। इसमें भी दिक्कतें क्या आना चालू हुई? इसमें फ्रॉड होना स्टार्ट हुए, फॉर्जरी होना चालू हुई। फ्रॉड फॉर्जरी मतलब साइन आपका था, किसी और ने कॉपी कर लिया, जाली साइन करके आपके शेयर किसी और को ट्रांसफर कर ली। हम सर्टिफिकेट कैरी करते थे, मान लो सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, तो हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालना पड़ता था। बात समझ में आ रही है? तो फिजिकल मूवमेंट में ये दिक्कत थी। मतलब आप मानो शेयर तो 100 है, बार बार यही शेयर ट्रांसफर होंगे, बार बार कंपनी अपना ही सर्टिफिकेट जो दिया है वो कैंसिल करेगी और बार बार नया इशू करेगी। प्रॉब्लम क्या आई? शेयर सेम, सर्टिफिकेट बार बार रिपीटेडली आपको नया करना है। इससे अननेसेसरी कंपनी में पेपर वर्क इंक्रीज हो गया, वर्कलोड ज्यादा हो गया, पेपर मैनेजमेंट ज्यादा हो गई। अब इसी को अगर मैं रिलेट करवाऊं आपको, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप बैंक गए, बैंक जाके अभी 2 लाख रुपए का कैश आपने जमा करवा दिया। आप 2 लाख रुपए लेके गए फिजिकल फॉर्म में। आप जैसे ही बैंक के बाहर आते होंगे ना, आपके फोन पे एक मैसेज आता है, 2 लाख हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आपने मनी कौन सी जमा करवाई थी? और बैंक में जमा करवाते ही वो कौन सी हो गई? यार आज आप लोग अमेजोन से शॉपिंग करो, फ्लिपकार्ट से करो, जब आप कैश ऑन डिलीवरी ना करके ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपके बैंक खाते से ही पैसा जा रहा है, बट वो पैसा फिजिकल फॉर्म में नहीं जा रहा, वो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और मेरे हिसाब से आप लोग भी मानोगे, ये होने का फायदा तो है। आप फिजिकल कैश कैरी नहीं करना, आपके ई वॉलेट के अंदर पैसा रहता है, जहां ट्रांसफर करना है करो, जस्ट अ क्लिक, एक क्लिक करा, अपना ओटीपी डाला और आपका पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गया। तो जैसे ये सारी चीजें हुई, वैसे हमने क्या करा? शेयर्स का सारा फिजिकल मूवमेंट कहां ट्रांसफर कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक। अब ये पूरा मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे लाने की जिम्मेदारी जिस कंपनी की है, उसे हमने नाम दे दिया डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी इंडिया में कितनी है? 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब यार 2 डिपॉजिटरी है, कैसे काम करेंगे ये लोग अकेले? जैसे सिंपल एग्जांपल, मुझे खाता खुलवाना है किसी बैंक पे, तो मान लेते हैं मेन बैंक तो इनका महाराष्ट्र के अंदर है, जो हेड ऑफिस है। तो ऑल ओवर इंडिया के एक ही जगह है क्या वो बैंक? या ये कहा था जगह जगह ब्रांचेस ओपन है? तो सेम कहानी है, मेन कंपनीज 2 है, बट ऑल ओवर इंडिया इन्होंने क्या बना रखे हैं? एजेंट। और एजेंट को हमने नाम क्या दे दिया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सिंपल कहानी, आपने सीएस में रजिस्ट्रेशन करवाया, मान लेते हैं अपन जयपुर में है, आप कोई दिल्ली में हो, आपने वहां रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मान लो जयपुर चैप्टर के हिसाब से। तो जयपुर चैप्टर के वाया आप कनेक्ट तो मेन चैप्टर से ही हुए। आप जयपुर के स्टूडेंट हो या आईसीएसआई के स्टूडेंट हो? मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस है महाराष्ट्र के अंदर, मैंने जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पे अपना एक खाता खुलवा लिया वहां पे। तो मेरा खाता क्या जयपुर में खुला है या मेन बैंक जो महाराष्ट्र में वहां से कनेक्ट हुआ? तो आपको महाराष्ट्र जाने की रिक्वायरमेंट है या ब्रांच जाने की? तो आप ये कह सकते हो आज के टाइम में हमें मेन तक नहीं जाना। इन्वेस्टर का आखिरी ऑप्शन कौन है? एजेंट। एजेंट बोले तो डीपी। उम्मीद है थोड़ी बहुत कहानी याद आ रही होगी। अब एक बार जल्दी से सामने देखें, ध्यान लगाएं। ये बेटा जब रेगुलर चैप्टर भी स्टार्ट होता है ना, तो रेगुलर चैप्टर में भी पहले यही कहानियां समझाइए। अगर आप रेगुलर वीडियोस भी देखोगे तो उनके अंदर भी यही कहानी बोली हुई है पहले। देखें आप, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं साथ में देखते जाओ, पढ़ते जाओ।
डिपॉजिटरी एक रिक्वायर्ड क्यों था? कंपनी क्या करती थी? शेयर इशू। कौन से फॉर्म में? अब फिजिकल फॉर्म में, मतलब इससे दिक्कत क्या आई? पेपर वर्क बढ़ा, फॉर्जरी फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ी। अब ये अनमैनेजेबल हो गया कंपनीज के लिए, इतना सारा वर्कलोड, इतना सारा पेपर मैनेजमेंट करना। हमने क्या करा? ड्यू टू दिस द मेन एम इज टू इंट्रोड्यूस पेपरलेस ट्रेडिंग एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेटलमेंट। अब आप सोचो, आप बैंक गए, आपने चेक लगाया, आप चेक लगाते हो तो T+2 मतलब 2 दिन लग जाते हैं क्लियर होने में। यूपीआई पेमेंट करते हो कितना टाइम लगता है? क्या क्या कोई पेपर इन्वॉल्व हुआ? क्या मैं कहूंगा कोई परेशानी हुई? मेरा मोबाइल नंबर डाला, अपने ओटीपी, आपने जो भी अपना पिन है वो डाला, और आपके खाते से पैसा मेरे खाते में आ गया। हमने यहाँ पे भी यही करा, हमने पेपरलेस काम कर लिया। अब कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं है, पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। इससे फायदा क्या हुआ? सेटलमेंट आसान हो गया। सेटलमेंट कैसे आसान हुआ? अब पैसा भी आप लोगों को, हमें चेक नहीं देना, आपसे चेक नहीं लेना, आपके बैंक खाते से सीधा पैसा कहां जाता है? हमारे बैंक खाते में, और हमारे बैंक खाते से सीधा पैसा आपके बैंक खाते में। आगे देखिए हम ध्यान से, ये डिपॉजिटरी सिस्टम है क्या? सामने देखिए। अब कभी कभी जब पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं कंपनी शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देती है। क्या कंपनी शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देती है क्या? आप सामने देखिए हम ध्यान से, कंपनी क्या कर रही है? शेयर इशू। किसको इशू कर रही है? अब डिपॉजिटरी अकेला तो नहीं काम करेगा, दो ही है, एनएसडीएल सीडीएसएल, तो इनके एजेंट का नाम क्या हुआ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी एजेंट ऑफ इन्वेस्टर बोले तो हम लोग। अब अगर वैसे कहा जाए, वैसे कहा जाए, पुराने जमाने में कंपनी सीधे शेयर इन्वेस्टर को देती थी, तो डायरेक्टली रजिस्टर्ड ओनर कौन होता था? इन्वेस्टर। आज के टाइम में कंपनी शेयर किसको इशू कर दी? तो डिपॉजिटरी कौन हुआ? हमने डिपॉजिटरी को नाम दे दिया, और हम लोग यानी इन्वेस्टर बोले तो बेनिफिशियल ओनर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। सर हल्का सा डाउट आता है जब कोई फर्स्ट टाइम देखता है, तो जनरली उसके नहीं समझ में आती है कहानी क्या है। इसके ऊपर एक शानदार रामबाण एग्जांपल है अपना। आप में से कौन कौन अपने व्हीकल से आता है? हाथ ऊपर होता है, हम अपने व्हीकल से आते हैं। फिर कोई कहता है ये मेरा व्हीकल है, मैं उससे पूछता हूँ क्या ये तेरा व्हीकल है? हाँ। मैंने वापस पूछा कि आपका व्हीकल है? हाँ। मैंने कहा आरसी दिखा, आरसी निकाली, तो आरसी पे नाम किसका आ रहा है? और चला कौन रहा है व्हीकल? चला आप रहे हो, तो आप उसके कौन हो गए? और पापा उसके क्या हो गए? मतलब पापा ने एक्टिवा निकलवाई तो अपने नाम से, पर दी आपको चलाने के लिए। नहीं समझे आप? कंपनी ने शेयर निकाले तो फिजिकल फॉर्म में, बट निकाले सीधे आपके लिए नहीं। किसके लिए? आप डिपॉजिटरी को दिया फिजिकल फॉर्म में, उसने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक में। तो जो हम लोग यानी इन्वेस्टर है, हमारे खाते में वो शेयर सीधे सीधे कौन से फॉर्म में आते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए वो सारे शेयर आपके नाम से होल्ड कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी। ये बात समझ में आ गई? डन है यहां तक? आगे देखो आप ध्यान से। डिपॉजिटरी है क्या? ये कुछ नहीं है, एक एजेंसी है। एक एजेंसी मतलब एक मीडिएटर, एक एजेंट है, जिनके पास क्या है? सिक्योरिटीज जमा हो गई। कौन से फॉर्म में? डीमेट शेयर, मतलब मैंने दिया इलेक्ट्रॉनिक, आपने कर दिया डीमेट। डीमेट मतलब डीमटेरियलाइजेशन, और आसान शब्दों में कहूं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीपी कौन होता है? एजेंट है किसका? आसान शब्दों में कहूं इंटरमीडियरी है। किसके बीच में? सर ये तो कंपनी और हमारे बीच में। नहीं नहीं नहीं, कंपनी और आपके बीच में नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनो। एक लीगल लिंकेज आपके मॉड्यूल में भी दे रखा है। ये कंपनी किससे कनेक्ट होगी और डीपी किससे कनेक्ट होगा? मतलब अगर अपन आसान शब्दों में कहें तो डीपी का कनेक्शन किससे? कंपनी और डिपॉजिटरी ने अग्रीमेंट कर लिया, और डिपॉजिटरी और डीपी ने अग्रीमेंट कर लिया। इसे टेक्निकली कहा जाता है लीगल लिंकेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एक बार एग्जाम में ये 2 से 3 मार्क्स में पूछा हुआ। अब बच्चों का सवाल ये, सर मॉड्यूल में भी इतना सही लिखा है, आपको कुछ नहीं करना, डिपॉजिटरी सिस्टम समझाना था और लास्ट में सम अप करके लिखना था। हेंस कंपनी हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, एंड डिपॉजिटरी हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डीपी टू एक्ट एज हिज एजेंट। बात खत्म है यहाँ पे। तो अगर लीगल लिंकेज आता है तो आपके मॉड्यूल का वो छोटा सा डायग्राम केवल नहीं बनाना, आपको पहले ऊपर का समझाना पड़ेगा पूरा, जब जाके वहां 3 में से 3 आने। डन है यहाँ तक? ये बेटा इंडिया में डिपॉजिटरी कितनी है अभी? 2। पहली कौन सी? एनएसडीएल, और सेकंड सीडीएसएल। अब डिपॉजिटरी क्या है? एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई कहां? कंपनीज एक्ट पे, और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कहां करवा लिया? याद आ रही है ये चीज?
डिपॉजिटरी कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज है, और साथ में इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सेबी। डिपॉजिटरी सर्विस देनी है तो सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है आपके लिए। आपके लिए मतलब डिपॉजिटरी के लिए। इन्वेस्टर को क्या ओपन करना है? अब डीमेट के साथ एक अकाउंट और खुलता है, और इन दोनों से कनेक्ट क्या करना है? बैंक अकाउंट क्यों कनेक्ट करना है? अगर कंपनी कोई भी बेनिफिट आपको दे रही है, मान लो डिविडेंड दे रही है, वो डिविडेंड आएगा कहां? ये बेटा उस बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट आपने इन अकाउंट से कनेक्ट करा हुआ है। सर जैसे नाम से नहीं आता क्या? जैसे मेरे 4 बैंक अकाउंट है, तो क्या किसी भी बैंक अकाउंट में आ जाएगा या उस अकाउंट में आएगा जो मैंने लिंक करा हुआ है? डन है यहां तक? अब सिंपल क्या है, लाइक मिस्टर ए, इन्होंने ओपन करवाया बैंक अकाउंट इन अ बैंक टू गेट सर्विसेज ऑफ अ बैंक। इन द सेम वे इन्वेस्टर को क्या ओपन करना है? विद कहां? टू गेट द, मतलब आप ये कह सकते हो डिपॉजिटरी सिस्टम इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ बैंकिंग सिस्टम। बैंक में क्या होता है? बैंक में आपके फंड्स मेंटेन होते हैं, और यहां पे आपकी सिक्योरिटीज मेंटेन होती है। बैंक में आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे, और यहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। बात समझ में आ गई है? आगे देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर रिपीटेडली पूछता है एग्जाम में, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ऐसे नहीं पूछेगा, वो हल्का सा टॉपिक घुमा देगा। डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ बून टू द कैपिटल मार्केट। बून मतलब एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कैपिटल मार्केट के लिए। तो बच्चे कभी कभी लाइन जब आती है, लाइन से ही कंफ्यूज हो जाएंगे है क्या। आपने क्योंकि मॉड्यूल में सीधे सीधे क्या पढ़ा, और वहां पूछते हैं बून टू द कैपिटल मार्केट। बून मतलब फायदेमंद है। अब क्या फायदा है? जब फिजिकल शेयर होते थे तो आपको क्या जमा करवानी है? यहाँ कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले क्या होता था, कागजी जब इन्वॉल्व होते थे तो कागज वागज यहाँ से वहां करने के चक्कर में स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट होता था। एक टैक्स अपन को छोटा सा अमाउंट सरकार को देना होता था, जो कहाँ खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक होते। सेकंड सबसे बड़ा फायदा, बेटा आप बटन दबाओ, अपना डीमेट अकाउंट नंबर डालो, सामने वाले का डीमेट अकाउंट नंबर डलवाओ, एक बटन दबाते ही आपके शेयर सामने वाले के खाते में, आपके शेयर अकाउंट से डेबिट और सामने वाले के खाते में क्रेडिट। एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद, होता ना कागज लेके गए, कहीं कागज खो गया, फिर नया निकालना पड़ेगा, ये रिस्क सारे खत्म। कागज खो गया, कोई फ्रॉड ना कर ले, ये दिक्कत खत्म। इसके बाद कॉर्पोरेट बेनिफिट, मतलब कॉर्पोरेट बेनिफिट मतलब बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड, फास्टर डिसबर्समेंट, मतलब खटाखट आपके खाते में बेनिफिट आ जाते हैं। मान लेते हैं आज कंपनी ने बोनस शेयर दिए, आज उन्होंने कहा आपके खाते में आ जाएंगे, वो बटन दबाती है डिपॉजिटरी, वहां से सीधे सीधे आपके खाते में आपके शेयर जमा होना चालू हो जाएंगे। इसके बाद क्या है यार, जब पेपर वर्क खत्म हो गया, जब पेपर इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, वर्कलोड कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो गई। इसके बाद आपको कोई बदलाव करवाने, एड्रेस बदलवाना है, ट्रांसमिशन मतलब मान लो नॉमिनी चेंज करना है, ये सब ये सारे काम भी ऑनलाइन होते हैं। अब आपको जाने की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। नो अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय नेचुरल गार्जियन टू सेल द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अ, क्या माइनर का डीमेट खाता खुल सकता है? हाँ या ना? लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? कब तक मैनेज करेगा? तो पैसा भी नेचुरल गार्जियन का लगा है, और जब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है, जब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है तो बेचने के लिए फिर परमिशन लेनी है क्या? बात समझ में आ रही? आप तो माइनर हो, आप लीगल काम नहीं करोगे, आपके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे आपके नेचुरल गार्जियन ले सकते हैं शेयर। हाँ, अभी अगर अपन कंपनी लॉ से भी कनेक्ट कर ले तो वहां पे लिखा हुआ है फुली पेड अप। जो ये शेयर्स होंगे ये कौन से होंगे? फुली पेड अप। तो आपके बिहाफ पे आपके नेचुरल गार्जियन कौन से शेयर ले सकते हैं? फुली पेड अप। अब लिए उन्होंने है, पैसा उनका लगा है, तो क्या बेचने के लिए किसी की परमिशन लेनी है क्या? बट अगर ये फिजिकल फॉर्म में होते तो परमिशन चाहिए थी, क्योंकि हम पता है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में शेयर आते ही अब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट नहीं है मतलब ना तो टाइटल रिलेटेड डिफेक्ट है, ना ओनरशिप रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड कोई डिफेक्ट नहीं है। सर समझ में नहीं आई ये बात। आपने कभी बैंक में जब पैसे जमा करवाए, वो मशीन में डाल के चेक करते हैं पैसे, अगर सारे नोट आपके मशीन से पास हो गए, इसका मतलब क्या है? और जब बैंक वाले ने वो नोट जमा कर लिए तो उसका मतलब क्या हुआ? अब इट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। अब आपके फोन में मैसेज आ गया 2 लाख क्रेडिट हो गया। अब जैसे ही वो 2 लाख फिजिकल वहां जमा हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक होते ही आप ये मान लो इन नोटों में अब कहीं कोई जाली वाली पना नहीं था। जैसे वहां वो चलता है ना, सेम यहाँ पे ये चलता है। तो अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक हो गए तो आप मान लो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स।
उम्मीद है यहां तक याद आ गई बात। आगे देखो ध्यान से, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिटरी मतलब अगर डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से एक्ट काम आ रहे हैं? पहला नाम क्या है? डिपॉजिटरी एक्ट, साथ में उसके बायलॉज, बायलॉज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। अब साथ में सेबी ने डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस बना ली और रूल्स ऑफ डिपॉजिटरी। 100 बातों की एक बात, डिपॉजिटरी एक्ट लगेगा, साथ में इसके जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो लगेंगे, ये तो कॉमन बात है। बट इनके साथ साथ और कहां से गवर्न होगा? पहला, अब रीजन बता दो कंपनीज एक्ट से क्यों गवर्न होगा। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ कंपनी, और जब कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन भी चलेंगे। सेकंड, क्यों? इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर है, तो ये खत्म करने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉनिक हुआ था। तीसरा नाम, ये आपके ईबीसीएल के पार्ट सी में है। ये पहले पता है क्या होता था? शेयर्स ऑफ फिजिकल फॉर्म में होता था, बेनामी मतलब बिना किसी के नाम के, हमें यही नहीं पता 1000 शेयर है किसके, और बाय भी हो गए, तो वो तो बेनामी ट्रांजैक्शंस चलते थे। एक वो वाला प्रोविजन भी लगेगा। इसके बाद सर सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरी एक्ट 1996, 92 में ऐसा क्या हुआ फिर? अच्छा, 92 में स्कैम हुआ था, उसके बाद ये सारे बड़े बड़े अमेंडमेंट आए, उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम बना है 1996। एससीआरए मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, यह आपको ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, वो ट्रेडिंग मैकेनिज्म, सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो इस एक्ट में आएंगे। इसके बाद भैया शेयर्स ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लॉन्ग टर्म कमा रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कमा रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लास्ट, ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का यूज क्या है? यार मेरे खाते से अगर कोई पैसा ब्रोकर के पास गया है तो बैंक की बुक में भी तो एंट्री आएगी। अगर सामने वाला बोल दे पैसा नहीं आया तो मेरी बैंक की पासबुक एज अ एविडेंस काम आ सकती है या नहीं? बात समझ में आ गई? अब अगर हम कहें आपको डिपॉजिटरी सेटअप करनी है, तो इंडिया में 2 ही है, मुझे तीसरी डिपॉजिटरी बनानी, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन है सिंपल, कोशिश करना अच्छे से इनको याद कर लो, 3-4 नंबर में फोकट क्वेश्चन है। पहली चीज, सिंपल कहानी, आपको क्या करना है? फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर, पहले एक कंपनी बनाओ, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा लो, साथ ही साथ अब भैया बनानी है तो ये ध्यान रख, नेटवर्थ कम से कम कितनी? 100 करोड़ की। इसके बाद अपने बायलॉज बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, लेकिन किसके अप्रूवल से? अपॉइंट 1 और मोर डीपी। आप अकेले काम कर लो, क्या दिक्कत है? अकेले पॉसिबल है क्या? तो भैया डीपी बोले तो अपने एजेंट्स लगाओ, एक या एक से ज्यादा। लास्ट पॉइंट, एडिक्वेट सिस्टम्स होने चाहिए किस चीज के? टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड। मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड मतलब, कभी बैंक गए हो क्या? कभी बैंक गए हो, पिताजी के खाते का बैलेंस पूछो, बता देता बैंक वाले, क्यों? आपके पापा ही तो है। अच्छा, वो अकाउंट्स का डेटा इतनी इजीली, एक बाप के खाते का डेटा उसके बेटे तक को बैंक वाले नहीं बताते। क्या बैंक में उन सिस्टम्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्या? या ये कहा जाए प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होते? अब अगर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, एनक्रिप्टेड है, क्यों एनक्रिप्टेड है? कि मैनिपुलेशन ना हो जाए रिकॉर्ड्स के अंदर। और लास्ट, फर्जी क्या लिखा है? तो एक बार जल्दी से वापस से सुन लो मेरी बात। एक सिंपल कहानी है कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, और अगर डिपॉजिटरी बननी है तो क्या कंडीशंस है। पहली क्या थी? कहां रजिस्टर करवाना है? नेटवर्थ कितनी? क्या बनाने हैं? किसके अप्रूवल से? 5वां पॉइंट, एडिक्वेट सिस्टम होने चाहिए टू एंश्योर मैनिपुलेशन नहीं हो अकाउंट्स की। और डन है यहां तक ये बात? सर शेयर सारे कौन से फॉर्म में होते हैं? फंजिबल फॉर्म में। सर टर्म सेबी की ऐसी है कि आधी तो ऊपर से निकल जाती है। अरे ये तो तुम स्मार्ट हो, तुम जानते हो, बट जनरली क्या होता है, जो टर्म होता है फंजिबिलिटी, कंपनी लॉ में सिंपल टर्म्स चलती है, बाकी हर लॉ में सिंपल चलती है, यहाँ पे टेढ़ी टर्म्स है। अब हम कहें सिक्योरिटीज फंजिबल फॉर्म में है, अब एक लेमैन अगर उसको पढ़ेगा वो नहीं समझेगा। क्या सेबी के हर टर्म का मतलब निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो फंजिबल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटीज क्या है? यार आज मैंने 100 शेयर खरीदे, किससे खरीदे क्या पता? 100 बेचे, किसको बेचे नहीं पता, वापस 100 खरीद लिए, तो क्या वही 100 वापस आएगा जो बेचे?
या ये कहा जाए 100 वापस आ गए। बात समझ में आ रही? अपना सिंपल एग्जांपल था, अगर याद हो क्लासेस में, मैंने मेरे 500 का नोट आपको दिया विद अ कंडीशन यही 500 का नोट कल वापस देना, फिर आपने लिया ही क्यों अगर वही वापस देना था? या ये कहा जाए 500 का नोट वापस आएगा बट वो सीरियल नंबर वाला नहीं आएगा, तो मुझे 500 रुपए से मतलब है या वही सीरियल नंबर से मतलब है? बात समझ में आ गई? नीचे पढ़ो क्या लिखा है, कैन नॉट रिसीव द सेम शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर्ड फॉर डीमेट। सिंपल कहानी क्या है, जस्ट लाइक विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक विदाउट बॉदरिंग अबाउट द डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ करेंसी। डन है यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है कहानी? चले चले, तो बेटा जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग क्या है सर? ये डीमेट का मतलब क्या है, डीमेटेरियलाइज करने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। आपके पास दिवाली की सफाई के दौरान एक कोई बहुत ही पुराना शेयर सर्टिफिकेट निकल गया। अब सर्टिफिकेट में लिखे 10,000 शेयर, कोई टॉप कंपनी के, मान लो रिलायंस के। अब अगर आपको उसको सेल करने हैं तो सेल उस सर्टिफिकेट से होगा या पहले उस सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक करवाना पड़ेगा? तो हम तो एक सिंपल कहानी मानते हैं, एकदम लेमन इंसान, दिवाली की सफाई में उसके माथे पे एक कागज गिरा, अब कागज गिरा, उसे पता चला कागज की वर्थ है 500 करोड़, तो उस कागज से उसको 500 करोड़ मिलेंगे या पहले उस सर्टिफिकेट को डीमैट फॉर्म में करवाना पड़ेगा? अबे इतना आम आदमी है तो उसका तो अकाउंट भी नहीं खुला हुआ होगा, तो पहला स्टेप क्या है, इन्वेस्टर को क्या ओपन करना है, किसके पास करना है? सर डीपी क्यों लिखा हुआ है? ये इंटरमीडिएरी है, हम नहीं जाते डिपॉजिटरी तक, हम जाते हैं वाया एजेंट अपने। अब हमने क्या करा, उसी एजेंट को क्या सबमिट कर लिया, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, और साथ में क्या दे दिया? क्यों दिया है, क्यों दिया है भैया? ले और इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करवा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब डीपी ने क्या करा, किसको इंटीमेट करा? भैया वो एजेंट है, तो ये बात किसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी? अब अगर इसके बाद देखें, डिपॉजिटरी ने किसको इंटीमेट कर लिया, कंपनी आरटीए। अब एक डाउट आया वापस से, आरटीए, आरटीए मतलब रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। भैया पुराने टाइम में जब शेयर फिजिकल फॉर्म में थे, या तो वो सारा रिकॉर्ड कंपनी ही मेंटेन कर रही होगी, नहीं तो उस टाइम पे भी एक एजेंसी चलती थी जिसे हमने नाम क्या दे दिया, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। क्या होता था, शेयर है फिजिकल फॉर्म में बट वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमने एक इंटरमीडिएट हायर कर ली। स्लैश लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? आप चाहो तो आप कर लो, आपसे ना हो तो उस टाइम भी आप एक एजेंसी लगा सकते थे जिसको हमने नाम दे दिया आरटीए। अब ध्यान से नीचे देखना क्या है, फिजिकल डॉक्यूमेंट, एरो ध्यान से समझो, एरो ध्यान से समझो, क्या ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब अब डीपी ने क्या करा, सेंड करे सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट कंपनी आरटीए को, मतलब अभी तक की चेन नहीं बनी, हम डीपी तक गए, हमारा काम तो वहां खत्म हो गया। अब सारा काम आगे कौन कर रहा है, डीपी डिपॉजिटरी। डीपी ने डिपॉजिटरी को भेजा है, डिपॉजिटरी ने कंपनी आरटीए को बताया, डीपी के पास जो ओरिजिनल कागज आए थे वो ओरिजिनल भी उन्होंने कहा दे दिए, कंपनी आरटीए को। अब कंपनी आरटीए ने क्या करा, सब कुछ चेक करा और कंफर्म कर दिया डिपॉजिटरी को कि हाँ भाई ये जो बंदा है जो सर्टिफिकेट लाया है ये शेयर इसी के हैं, और जैसे ही कंफर्म करा डिपॉजिटरी ने क्या करवा दिया, मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट कैंसिल और उसके खाते में कौन से शेयर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक। अभी इतना सिंपल प्रोसीजर है, आप सिली मिस्टेक पता है क्या करते हो, डीपी की जगह डिपॉजिटरी लिखना, डिपॉजिटरी की जगह डीपी लिखना। ये 4 मार्क्स फोकट में आने चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस है एकदम, कहीं कोई वर्ड का हेरफेर नहीं। किसी भी पॉइंट के लॉजिक में दिक्कत हो तो बताओ। डन है यहां तक? अब रीमेट क्यों करवाएंगे लोग, पागल है? आज बैंक गया, फिजिकल कैश दिया, इलेक्ट्रॉनिक करवाया, फिर सुबह निकाल लिया, फिर शाम को फिजिकल दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कर लिया, बैंक वाला क्या कहेगा, पागल है क्या? तेरे को जितना फिजिकल रखना है रख, बाकी बैंक में जमा करवा दे, बट बैंक वालों की जिम्मेदारी बनती है करना। रीमेट करवाने का मतलब क्या है, आपको मैं आवाज लगा रहा था बेनिफिशियल ओनर, आपको क्या बनना है, इससे फर्क क्या हुआ मेरे तो समझ में नहीं है। ये सिंपल प्रोसीजर है, ये आप देख सकते हो, मैंने बना रखा है नीचे। कौन सा अकाउंट ओपन होगा, कहीं से आवाज आई थी अभी, कोई अकाउंट ओपन होगा क्या? कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा, ऊपर दिया था डीआरएफ, यहां देंगे आरआरएफ, साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी देंगे ना। अच्छा वही तो लेना है। डीपी ने क्या करे, ब्लॉक कर दिया आपके शेयर। ब्लॉक क्यों करे, तुम कह रहे हो मेरे डीमेट में जो शेयर पड़े ना इनको आप फिजिकल में करवाओ, तो उनको ब्लॉक करने का मतलब क्या है, आप इनको ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते,
तीसरा पॉइंट क्या है, डीपी ने इंटीमेट करा डिपॉजिटरी को, और साथ ही साथ आरआरएफ मतलब किसको सेंड कर दिया। अगर सब कुछ सही था तो कंपनी आरटीए ने क्या करा, सर्टिफिकेट बनाए और डिस्पैच कर दिए क्लाइंट को, और क्लाइंट का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ये वन ऑफ द सिंपल प्रोसीजर है। कभी कभी एग्जाम में डीमेट और रीमेट में डिफरेंस आ जाता है 4 मार्क्स में। डन है यहां तक, बट सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोसीजर तो ऊपर वाला ही है, इसका यूज क्या है मेरे समझ में नहीं आया। डन है यहां तक ही, आगे देखो ध्यान से। एक सिंपल सिचुएशन है, डिफॉल्ट या नेग्लिजेंस हुई किससे, डीपी से। लॉस हुआ किसको, अभी लॉस बियर कौन करेगा, कहीं से डीपी की आवाज आई, क्यों, इंडेमनीफाइड बाय, इंडेमनीफाइड बाय डिपॉजिटरी मतलब मेरे हिसाब से आप तो प्रिंसिपल से मतलब रखोगे, आपको एजेंट से क्या मतलब है। आज आपने सैमसंग का फोन खरीदा, अगर फोन खरीदे बाद खराब हो गया, आपने जिस स्टोर से खरीदा, केस स्टोर के नाम से हो गया, सैमसंग के नाम से हो गया, बात समझ में आ रहा है। डीपी तो केवल क्या था, एजेंट पे केस होगा या प्रिंसिपल पे होगा, तो इंडेमनीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी, ड्यू टू प्रिंसिपल एजेंट। अब मेरे को एक बात बता दो, डिपॉजिटरी क्या करेगी, आपको पैसा तो दे दिया, मतलब आप ये कह रहे हो इन्वेस्टर जाएगा डिपॉजिटरी से रिकवर करने और डिपॉजिटरी कर लेगा, डन है कहानी। कुछ ऑडिट से याद आ रही होगा, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट क्या थी, इशूअर टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट। इशूअर मतलब कंपनी को ये सबमिट करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट, कब करनी पड़ेगी, करेगा कौन ऑडिट, देखो वापस टोन याद करो, किसको करनी है, कंपनी को, क्या सबमिट करनी है, कब करनी है, ऑडिट करेगा कौन। अब डोंट टेल मी पीसीएस पीसीए नहीं पता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपने केवल यहाँ पे सीएस या सीए लिख दिया तो भी गलत हो गया, ये प्रैक्टिस वाले ही होंगे। अब मेन कहानी है, इसका पर्पस क्या है, क्या रिकंसाइल करना है, इशूड कैपिटल, लिस्टेड कैपिटल, नहीं समझे। मैं बैंक पे 2 लाख रुपए लेके गया जमा करवाने, तो फोन पे मैसेज कितने का आना चाहिए, क्या कम या ज्यादा का आ जाए, बात समझ में आ रही। क्या बैंक में डेली फिजिकल कैश की टैली होती है क्या, कौन कह रहा है नहीं होती, डेली नहीं होती। आपके नोन में कोई बैंक में काम करता हो, मेरे हिसाब से डेली शाम को जितना कैश आता है ना वो टैली करा जाता है, जितनी एंट्री आई है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जितना एंट्रीज आई है, हाँ तो वो वाला ही तो करेंगे भाई, वो डेली थोड़ी पूरा पूरा कैश गिनेंगे बैठ के। मान लो आज है 27 अप्रैल, 27 अप्रैल को बैंक पे जितना फिजिकल कैश आया, उसको जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज पास हुई है उससे टैली करा जाता है। तो यही तो बात यहाँ पे है, कंपनी ने कैपिटल इशू कितनी करी, लिस्ट कितनी करवाई, और लिस्ट करवाते हुए कौन से फॉर्म में थी, मतलब ये तीनों फिगर टैली रहने चाहिए, ये दिया था वो ही लिस्टेड है, और जो लिस्टेड है वही डीमेट है। कभी कभी क्या होता है, क्लैरिकल एरर्स के चलते एक आधा जीरो अगर आगे पीछे हो गया, तो मान लो 1 लाख की वो 10 लाख हो जाती है, या 10 लाख की वो 1 लाख रह जाती है। तो समय समय पे हमें क्या करवानी है, क्वार्टरली बेसिस पे रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट। आप ध्यान से पढ़ो आगे, डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन, क्यों ये ऑडिट कर रहे हैं, आज शेयर कैपिटल 100 है, मान लेते हैं कंपनी क्या कर रही है, फर्दर इशू कर रही है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, अब वो चेंजेस जो आएंगे उनको चेक करने के लिए जो ऑडिट हो रही है उसे हमने नाम दे दिया रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट। और लास्ट क्या लिखा है, जब भी फर्दर इशू होती है कैपिटल, प्रायर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्यों, क्यों, पहले वाली कैपिटल 100 लिस्टेड है, उसकी परमिशन है, आधा 50 रुपए की और इशू कर रहे हैं, तो अब लिस्टेड कैपिटल कितनी हो गई, ये 50 देने से पहले आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। उम्मीद है क्लियर है कहानी। इस पूरी ऑडिट को हमने नाम क्या दे दिया, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल। एक डाउट ही आता है, ऑडिट करवाएगा कौन, क्या डीपी डिपॉजिटरी, नहीं, ये कौन करवा रहा है, कंपनी खुद करवाती है। अब लास्ट लाइन पढ़ो ध्यान से, क्या है, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, इसमें क्या आएगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में कितने लोग हैं, नोटिस में लानी है क्या बात, आईसीएलसी डीसी मतलब
मैंने ऑडिट करी, अगर कोई फर्क सामने आया, कोई डिफरेंसेस सामने आए, तो डिफरेंसेस को सामने लाना। और लास्ट, किसी बंदे ने डीमेट के लिए रिक्वेस्ट करी थी, अगर जबरदस्ती डिले हुआ है तो डिले का रीजन क्या है। इन सब कामों को करने के लिए जो ऑडिट है उसको नाम क्या दे दिया है, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट। डन है कहानी ये। इसके बाद अगली ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? वर्ड, आईसीएस को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना। आपने कभी ये सुना हो, कभी देखा हो, मान्यता प्रिंसिपल मैं हूं, एजेंट आप लोग हो, तो क्या मैं आपके यहाँ चेक करने आ सकता हूं यानी कि काम कैसे करते हैं? अभी रिसेंटली मैंने देखा था, कभी कभी ओनर्स क्या करते हैं, दूसरे पहनावे में आके वहां जाके बैठ जाते हैं चेक करने के लिए कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी, क्या आप उसी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो या नहीं। अभी शायद ये लेंस कार्ट वाले में हुआ था, अगर याद हो आपको, शार्क टैंक में दिखाया था एक बार। लेंस कार्ट के वो जो पीयूष बंसल है, वही है ना, उन्होंने जाके लेंस कार्ट के स्टोर में एक सर्वे करा था, एक सरप्राइज विजिट करी थी, ये चेक करने के लिए कि लेंस कार्ट का जो स्टैंडर्ड है, जो सर्विसेज है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्या वो मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं। बात समझ में आ रही है? मूवी देखी हो नायक, अनिल कपूर वाली, वो दाढ़ी मूछ लगा के वहां पहुंच गया था पब्लिक के बीच में देखने के लिए कि काम कैसे हो रहा है। सेम कहानी अगर कहूं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, क्या मैं चलती हुई किसी भी क्लास में एंटर हो जाता हूँ, क्या चेक करने के लिए, क्या सब जने वैसे काम कर रहे हैं या नहीं, और आप उस काम को वैसे ही ले रहे हो या नहीं। इसे हमने नाम क्या दे दिया? तो इंटरनल ऑडिट आसान शब्दों में वर्किंग मैकेनिज्म, वर्किंग स्टाइल को चेक करने के लिए, क्योंकि डीपी है क्या, एजेंट है, कुछ भी गलती हो गई तो लाइबिलिटी किसकी होगी, तो समय समय पे क्या करवा लो उसकी, इंटरनल ऑडिट। अब कैसे होगी देखो ध्यान से। डिपॉजिटरी दो है, अब इन्होंने क्या करा, अलाउ करा हुआ है पीसीएस और पीसीए को, किस चीज के लिए? अब ये करेंगे कब? अब ये बात ध्यान से सुनो, बहुत बहुत ध्यान से सुनो, ये पढ़ते वक्त अपन लापरवाही में लेते हैं। एनएसडीएल के लिए तो लिखा है कि क्वार्टरली बेसिस पे, सीडीएसएल के लिए एज पर देयर बायलॉज, मतलब क्लियरली सर्कुलर में लिखा है कि एनएसडीएल को तो क्वार्टरली बेसिस पे करवानी ही करवानी है। सीडीएसएल को कब करवानी है? जैसा भी उनके बायलॉज में लिखा हो, क्वार्टरली लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है। अगर सजेस्टेड प्रैक्टिस कहा जाए, एनएसडीएल अगर क्वार्टरली करता है तो यहाँ पे भी क्वार्टरली होना चाहिए, बट यहाँ पे एग्जामिशन क्या दे रखी है, जैसे आपके बायलॉज में लिखा। लिखते वक्त ये पॉइंट गलत होता है हमेशा। आप ध्यान से अगर थ्योरी पढ़ोगे ना, वहां पे एनएसडीएल ही लिखा हुआ है, पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला हुआ है कि एनएसडीएल लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे उसी तरीके से उसको लिखा हुआ है कि एनएसडीएल को तो कब करनी है, क्वार्टरली, और सीडीएसएल कब करेगा। डन है कहानी है। आप ध्यान से पढ़ो, क्या बनी, और सबमिट किसको करनी है, प्रिंसिपल को दोगे ना कि एजेंट की ऑडिट हो गई, ये इसकी रिपोर्ट रही। अब चेकलिस्ट का मतलब क्या है? मैं जब इंटरनल ऑडिट करने गया तो मैं क्या क्या मेन मेन बातें चेक कर रहा हूं, ये लोग अकाउंट कैसे ओपन कर रहे हैं, अगर बंद करना है तो बंद कैसे होगा, अगर किसी का खाता फ्रीज हुआ है तो फ्रीजिंग मैकेनिज्म क्या है, फ्रीज क्यों होगा, कोई डिफॉल्ट हुआ, कोई गलती हुई, तो डीमेट खाता भी फ्रीज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो क्या ब्लॉकिंग तरीका है, क्या क्लोजर तरीका है, और क्या अकाउंट ओपनिंग तरीका है? सेकंड, बीओ मतलब बेनिफिशियल ओनर तक रिपोर्टिंग का तरीका क्या है। रिपोर्टिंग बोले तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी शेयर्स खरीदे मान लो कोई, तो शेयर खरीदते ही ब्रोकर के सर्वर से मेरे फोन पे मैसेज आता है, इतने शेयर आपने परचेज करे इस रेट पे, फिर अगले दिन उसका बैलेंस का मैसेज आता है। तो ये जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ना, ये चेक करना कि टाइमली जा रहा है या नहीं जा रहा। तीसरा, डीमेट करवाने आते हैं लोग, रीमेट करवाने आते हैं, तो वो सही से हुआ नहीं हुआ, अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, क्या शिकायतें सॉल्व हुई नहीं हुई, अगर शेयर प्लेज, सुनो मेरी बात, आपके टॉपिक अलग से था ये, मैंने वहां नहीं लिखा हुआ। प्लेज हाइपोथिकेशन मतलब कोई इन्वेस्टर अगर अपने शेयर गिरवी रख के पैसा उठाना चाहे, उठा सकता है, हाँ, बट अगर उसने प्लेज क्रिएट करी है ना, तो ये बात उसे किसको इंटीमेट करनी पड़ेगी, और डीपी किसको कर देगा। हम पता क्या कह रहे हैं, जहां ये इलेक्ट्रॉनिक पड़े हैं ना, उनके नोटिस में डाल दो कि फलाना शेयर्स हमने गिरवी रखे। तो प्लेज हाइपोथिकेशन रिलेटेड वो काम कैसे करते हैं। और लास्ट, ट्रेड बोले तो अब चाहे वो ऑफ मार्केट हो या मार्केट हो, वो ट्रेड्स कैसे करवा रहे हैं। ऑफ मार्केट मतलब डीमेट टू डीमेट, आसान शब्दों में कहूं, यहाँ पे बायर भी पता है
और जब ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है ना, तो वहां पे बायर कौन है नहीं पता। आप सिस्टम में क्या होता है, जब स्क्रीन देखते हैं हम, हमें ऑर्डर लगाना होता है शेयर खरीदने का। 32 शेयर इन्फोसिस परचेज करने, एंटर करा, 32 शेयर बाय हो गए। किससे बाय हुए नहीं पता। अब 32 शेयर मैंने सेल कर ली, किसको सेल करे नहीं पता। लेकिन अगर ये मैं मेरे डीमेट खाते में जो शेयर पड़े वो आपके डीमेट खाते में डालूंगा, इसे मान लो कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रेड। तो वो मैकेनिज्म क्या है, वो तरीका क्या है, और लास्ट क्या लिखा है, जो भी डीपी रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो मेंटेन कैसे करता है एटसेट्रा। मतलब और भी पॉइंट थे बट मेन मेन ये है सारे। चेकलिस्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि जब इंटरनल ऑडिट होगी इन बातों को खासकर ध्यान में रखना है। एक लास्ट कहानी, कॉन्करेंट ऑडिट मतलब ये रूटीनली चलती रहती है, ये रूटीनली चलती ही रहती है। चलती रहती है मतलब जैसे बैंक्स में होती है कॉन्करेंट ऑडिट, चलती रहती है पूरे पूरे साल, सेम कहानी वो है। ये पूरे पूरे साल चलती है। आज आप जो भी काम करोगे ना डीपी डिपॉजिटरी के रूप में, उसकी या तो सेम डे या बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे इसकी ऑडिट करनी। वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो एक हफ्ते में करनी। कुछ याद आ रही हो अगर ये बात। अभी किस काम के लिए होती है ध्यान से पढ़ो। एनएसडीएल ने सर्कुलर में लिखा हुआ है फॉर सीए, मतलब मैंने कहा एनएसडीएल ने सर्कुलर में लिखा हुआ है फॉर सीए। तो जनरली अगर कोई पढ़ेगा तो उसका सीए का मतलब क्या निकलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सीए का मतलब है कॉन्करेंट ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिट। करनी कब है, अब ध्यान से देखें क्यों करनी है, फॉर व्हाट। अकाउंट कैसे खुल रहे हैं, कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। मैं याद दिला दूं वापस से, डीआईएस क्या होता था, जस्ट लाइक अ चेकबुक। अगर चेकबुक की फोटो याद हो आपको, पे अमाउंट इन फिगर, और यहां पे आपका नाम भी लिखा होता था, और यहां पे आपका अकाउंट नंबर भी आता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि चेकबुक में आपका डेटा तो पूरा फिल है, आपको केवल साइन करना है, रिक्वायर्ड डिटेल भरनी है, और जिसके नाम पे देना है उसकी डिटेल फिल कर दो। डीआईएस क्या होती है, मेरे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। मेरी डीआईएस के अंदर मेरा नाम, मेरा डीमेट नंबर, मैं कौन से शेयर बेचना चाहूंगा ये मुझे लिखना है। मतलब मेरी जो पर्टिकुलर डिटेल है ना, जो चेंज नहीं होती, वो पहले से लिखी हुई है। कैसे, फ्रॉम और टू। फ्रॉम बोले तो मेरे खाते से जा रहा है, आपके खाते में आ रहा है, मुझे केवल आपकी डिटेल फिल करनी। कौन सा शेयर है, कितनी क्वांटिटी, साइन करना है और किसको देना है, डीपी को। इसे हमने नाम दे दिया डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। इसके बाद कहें ये काम करना कब है, ये हो जाना चाहिए नेक्स्ट वर्किंग डे, लेकिन ज्यादा वर्कलोड है तो एक हफ्ते में। अगर मान लो ऑडिट करी, कोई डिविएशन सामने आ गए ना अगर, तो डिविएशन क्या करने हैं, मेंशन करने हैं कहां पे, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन कौन देगा। आप ध्यान से देखो लास्ट पार्ट क्या लिखा था, अब करेगा कौन, पीसीए पीसीएस, और सबसे मेन बात, इवन आप किससे करवा सकते हो, बट सजेस्टेड प्रैक्टिस क्या होगी, अलग से करवाओगे तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, इंडिपेंडेंस ज्यादा रहेगी। अगर ये मान लो सेम है तो रिपोर्ट आप कौन सी दे दो, बट सजेस्टेड फिर कहूंगा हमेशा ही होगा अलग से करवाना। एक डाउट आया, अच्छा एक क्लास बात, यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, केवाईसी मतलब अकाउंट ओपन होते हैं, डॉक्यूमेंट जमा होते हैं ना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनको टैली करना। पता है इसको क्या कहते हैं सेबी में, इन पर्सन वेरिफिकेशन, इन पर्सन वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट आपके सामने और एक सेबी ऑथराइज बंदे के सामने लिए जाते हैं और साइन करवाए जाते हैं, इसे कहा जाता है इन पर्सन वेरिफिकेशन। और आसान शब्द में कहूं, वेरीफाई कर रहा हूं केवाईसी। यहां तक डन है ये, सिर्फ डाउट आया। इंटरनल ऑडिट में भी ऑलमोस्ट यही काम थे और यहां पे भी ऑलमोस्ट यही काम है, ऐसा क्यों, हाँ ऐसा क्यों, जब वहां पे हो चुका है काम तो फिर यहां क्यों करवा रहे। अच्छा ये तो पूरे साल चलेगी, इंटरनल ऑडिट क्वार्टरली बेसिस पे होगी। मतलब आप ये मान के चलो जब 3 महीने बाद वो इंटरनल ऑडिट होगी, तो जो गलतियां हुई होगी वो तो समय के साथ साथ यहां सही हो चुकी, बल्कि आप ये कह रहे हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। वहां पे हमने क्वार्टरली कर लिया और यहाँ पे हमने डेली कर लिया। इतना क्यों सर, बेटा करोड़ों रुपए का डेटा इन्वॉल्व है इसमें, क्लाइंट्स का पर्सनल डेटा इन्वॉल्व है, तो हम सिंगल नहीं इसे डबल वेरीफाई करते हैं। बात समझ में आ गई है। और लास्ट पार्ट क्या लिखा है ध्यान से देखो,
अगर डीआईएस से रिलेटेड होता मेन सारा, और प्रैक्टिकली कहूं तो डीआईएस का आज के टाइम में इतना रोल ही नहीं है। जब से डीमेट फॉर्म में शेयर्स हुए ना, डीआईएस का यूज ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। इशू कर रहे हो तो डीआईएस बुकलेट और लूज स्लिप। चेकबुक आती है, मान लो चेकबुक खत्म हो गई, तो क्या बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते? बैंक जाओ, वहां पे लूज स्लिप भी मिलती है, अपनी बैंक की पासबुक दे दो, लूज स्लिप दिखाओ और पैसा निकाल लो। कुछ वही कहानी यहाँ पे। तो मैंने कैसे आपको बुकलेट दी इंक्लूडिंग लूज स्लिप कैसे दी, इसके बाद आपकी जब चेकबुक आती है, बैंक अकाउंट खुलते ही हाथों हाथ आ जाती है, थोड़े दिन बाद आती है? क्यों? उस पर स्टैंपिंग होती है, आपका नाम छापा जाता है, आपका अकाउंट नंबर छापा जाता है। क्या बिना अकाउंट नंबर और बिना आपके नाम वाला चेक वैलिड है क्या? तो ऐसी डीआईएस प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होती जिसके ऊपर आपका नाम नहीं है और जिसपे आपका डीमेट नंबर नहीं। एक सीरियल नंबर भी होता है चेक पे, आपने देखा नीचे सीरियल नंबर भी होता है। सर डाउट आया, लेकिन लूज स्लिप भी तो है। लूज स्लिप का यूज जब होता है जब डीआईएस बुकलेट खत्म हो जाए। खत्म हो जाए तो देता भी ब्रोकर ही है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना डेटा भी भरना पड़ेगा और सामने वाले का भी भरना पड़ेगा, जबकि डीआईएस में आपका डेटा तो पहले से प्री फिल होगा। और लास्ट क्या है? अब लास्ट मेन बात, अगर वेरिफिकेशन की बात करें, ब्लॉकिंग ऑफ यूज्ड स्टोलन, आपने बैंक में चेक जमा करवा दिया, पैसे निकाल लिए, बैंक उस चेक का क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। आपने कभी देखा तार सा निकला हुआ होता है, उस तार में अटका देते हैं चेक को, बाद में करते क्या है उस चेक का? हो गया, डन हो गया सब कुछ, वो चेक को डिस्पोज कर दिया जाता है और चेक नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। कभी आपका चेक खो जाए साइन करा हुआ, आपको बैंक जाना पड़ता है, रिटर्न एप्लीकेशन लेके चेक नंबर डाल दो, अपना साइन कर दो, रूटीन एप्लीकेशन लिख दो, उस नंबर के चेक को बैंक क्या कर देगा? तो ये आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ये भी वेरीफाई करना है। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कितने के हैं, उसकी क्या करनी है? आप बैंक जाओ और कभी 5-10 लाख रुपए कैश निकालो, कैशियर हाथों हाथ नहीं देगा, वो आपको डेफिनेटली बोलेगा उस काउंटर से वेरीफाई करवा लो। क्यों? क्यों? अमाउंट बड़ा है। तो मैंने क्या कहा, स्कैम्स को, फ्रॉड्स को रोकने के लिए हमने क्या करा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दी। कितने की? सर लेकिन जब डीमेट फॉर्म में तो फ्रॉड तो वैसे भी नहीं होगा। अच्छा, घर पे पापा की चेकबुक पड़ी हुई, साइन करी हुई, और नहीं तो आप साइन करना जानते हो और चेकबुक सामने पड़ी है, फ्रॉड तो यहाँ पे भी हो ही सकता है ना। बात समझ में आ रही है? तो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाने से ऐसा नहीं कि फ्रॉड खत्म हो गए, एक हद तक खत्म हो गए। अब घर में कितने ही केसेस में आपने देखा होगा, फादर की चेकबुक अलमारी में पड़ी है, साइन नहीं करा हुआ, और आप कॉपी करने में मास्टर हो। तो ये स्कैम तो अभी भी हो सकता है ना, ये है कहानी। तो फ्रॉड है, बट पहले अगर इतने होते थे तो आप इतने से रह गए। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट मतलब डीएक्टिव मत बोल, इनएक्टिव। जब आप सर्टेन टाइम तक काम नहीं करते हो तो आपका बैंक खाता कहो या ये कहो, उसे क्या कर दिया जाता है? अच्छा, मुझे वापस से काम करना है, क्या करूं? पहले केवाईसी करवाऊंगा, जाके वापस से अकाउंट को एक्टिव करवाऊंगा। उम्मीद है यहां तक ये टॉपिक याद आ गए सारे। अब इसके अलावा अगर बात करूं अदर टॉपिक्स में क्या क्या और थे वहां पे, एक लास्ट में लिखा हुआ है रोल ऑफ सीएस, एक आपके इमोबिलाइजेशन वाला टॉपिक था। क्या था इमोबिलाइजेशन? डेटा आपका फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन होगा, और जबकि डीमटेरियलाइजेशन में क्या है? हेंस वी प्रेफर डीमटेरियलाइजेशन ओवर इमोबिलाइजेशन। तो आप ये कह सकते हैं डीमटेरियलाइजेशन इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इमोबिलाइजेशन। रोल ऑफ सीएस में क्या लिखा हुआ है? जितनी ऑडिट्स में आपने पढ़ा है ना कि सीएस सीएस सीएस, एक तो वो पॉइंट है, और साथ में ही बता रखा है कंपनी के बिहाफ पे अगर आपको रिप्रेजेंट होना है तो कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव भी कौन बन सकता है? सीएस। एक छोटी सी बात और बता दूं, कभी नाम सुना हो ये? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर भी आप गूगल करोगे ना तो वहां लिखना है रिलायंस ISIN नंबर, एक कोडिंग मिलेगी। तो जब मैं DIS नहीं भरता, तो मान लो मुझे रिलायंस के शेयर ट्रांसफर करने हैं, रिलायंस का नाम लिखूंगा और साथ में क्या लिखना पड़ेगा उसका? एक कोडिंग होती है जो सिस्टम में डले बाद सिक्योरिटीज को वेरीफाई कर लेती है। आप चेक कर लो चाहो तो अपने फोन पे, रिलायंस ISIN नंबर आपको मिलेगा लिखा हुआ है एक, आया फोन पे? बात समझ में आ रही?
अच्छा, इनके अलावा बेसिक कुछ पेनल्टीज और है, वो अपन अब पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने मेजर टॉपिक थे, जितने मेजर टॉपिक्स है वो सारे अपन ने इसमें रिकॉल कर लिए। कुछ नहीं करना, सिंपल एक बार इसको मॉड्यूल से रीड कर लो, इस वीडियो को ध्यान से देखो और मॉड्यूल एक बार रीड कर लो। मेरे हिसाब से इस हद तक ये तैयार हो जाएगा कि एग्जाम में अब कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए अपन अटेम्प्ट कर लेंगे। शायद जून 2022 में एक बार एक क्वेश्चन आया था, सरल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बट ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, पार्ट बी में भी नहीं है, पार्ट ए में भी नहीं है। ये था कहां? ओल्ड सिलेबस ऑफ सेबी, 2015 में ये ऐड हुआ था, मतलब किताब में नहीं है बट टॉपिक आया हुआ है। तो मैंने इसका एक पीडीएफ भी शेयर करा हुआ। नाम से कुछ फील आ रहा है? पहले बड़ा कंफ्यूजिंग काम था, अलग अलग फॉर्म जमा करने पड़ते थे, अब हमने एकदम सिंपल कर दिया। अपने आईडी लगा दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फॉर्म भर दो, सिंपल फॉर्म है, साइन करो, डीपी को दे दो, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर अपन कहें आसान शब्दों में, जैसे कंपनी लॉ में अपन कहते हैं स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये क्यों आया था? इनकॉर्पोरेशन को आसान करने के लिए। तो डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग सिस्टम को आसान करने के लिए एक नया फॉर्म आ गया था, सरल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उम्मीद है यहां तक का ये चैप्टर और उसका रिकॉल अच्छे से क्लियर है सबके। बाकी कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी चैप्टर लेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चले हम बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।